आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करें 23 जुलाई का, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ नेशनल अफेयर्स के लॉन्चेस की तरफ ले चलता हूँ। लॉन्चेस से पहला लॉन्चेस मिलेगा आपको कि L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड ने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत हरियाणा में। और ये बोला जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ये जो प्लांट है आपको दिख रहा होगा, ये दिसंबर 2027 तक बनने का काम रहेगा। तो दिसंबर 2027 तक जो है बन के पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडियन ऑयल कमीशन लिमिटेड है, इसका ऑपरेशन जो है उसको डीकार्बोनाइज करने का, ठीक है। टोटल जो है 25 साल तक ये जो है प्लांट काम करेगा और पूरा बोला जा रहा है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी रहने वाला है। ये जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इस प्लांट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा L&T इलेक्ट्रोलिसिस लिमिटेड के द्वारा, जो कि गुजरात बेस्ड है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इतना सा न्यूज़ था, इसमें अलग कुछ पढ़ाने लायक है भी नहीं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो बनाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये पॉइंट ध्यान देना, ये एक तरह का मिशन है जो कि आपको स्कीम वाला जो PDF है हमारा, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता ये मिशन है क्या, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको सेलिब्रेशंस। तो सेलिब्रेशंस आपको मिलेगा मैंगो फेस्टिवल जो है जुलाई 19 2025 में नागालैंड के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 13 अलग अलग जगह से फार्मर्स आएंगे और अपना जो मैंगो है वो शोकेस करेंगे, ठीक है। तो नागालैंड से 13 अलग अलग जगह से मैंगो लेके आएंगे फार्मर्स, अपना जो है मैंगो शोकेस करेंगे। और क्या काम रहने वाला है, ये प्रमोट करेगा एग्रीकल्चर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट एक्सेस फॉर मैंगो फार्मर्स के लिए, ठीक है। कि जो अपना जो मैंगो है वो अपना शोकेस कर पाए, उसी के लिए जो है फेस्टिवल नागालैंड के द्वारा की जा रही है। ये ऐसा सेम फेस्टिवल जो है पोटैटो फेस्टिवल भी होता है, और ऐसा सेम फेस्टिवल जो है गार्लिक फेस्टिवल भी होता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है नागालैंड में। अगर बात करिए मैंगो फेस्टिवल को, तो मैंगो फेस्टिवल को जो बनाया गया है बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नागालैंड और फिर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नागालैंड में, ये दोनों ने मिलकर इस फेस्टिवल को जो है ऑर्गेनाइज किया था 19 जुलाई 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ MU की तरफ से आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा पढ़ने लायक चीज़ है, तो हम इसको एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो दोनों के दोनों मिलकर जो है एक तरह से MU साइन किया गया है KYC सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कि ये पर्सन देख सकते हो, ये इंडियन पोस्ट का जो है एम्प्लॉय है, और ये पर्सन देख सकते हो ये इन्वेस्टर है, ठीक है। ये इन्वेस्टर है और ये इंडियन पोस्ट का जो है एम्प्लॉय है। तो ये क्या कर रहा है, इसका KYC कर रहा है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे, या तो जो रूरल या सेमी रूरल एरियाज रहते हैं वहाँ पे जो है KYC कंप्लीट करवा रहा है। क्योंकि बात करें कि रूरल एरियाज में अभी तक बैंक पहुंची नहीं है, बहुत जगह ऐसे जहाँ रूरल एरिया में बैंक नहीं पहुंची, वहाँ पे इंडियन पोस्ट जो है पहुंची हुई है। तो इसीलिए जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने जो है इंडियन पोस्ट का हेल्प लिया, और फिर वो जो इंडियन पोस्ट के एम्प्लॉय रहेंगे उनका काम रहने वाला है ये KYC फिलिंग करना, उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो एसिड मैनेजमेंट कंपनीज को भेज देना, ठीक है। ये पूरा का पूरा न्यूज़ है, मैंने आपको समझा दिया। और बोला जा रहा है कि टोटल जो इंडियन पोस्ट 1.64 लाख है, इसके हेल्प के द्वारा जो है KYC की जाएंगी, ठीक है। मेन फोकस क्या है, तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज है उनके लिए रहने वाला है। ये MU के बारे में बात करें, ये MU टोटल 1 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद वापस से रिन्यूएबल करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको थोड़ा याद रखना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और फिर जय वकल वलुक क्या है ये वाकुल फाउंडेशन जो मुंबई बेस्ड है, दोनों ने एक तरह से पार्टनरशिप करी है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप के अंतर्गत बोला जा रहा है जो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहता है उनके लिए एक तरह से दिशा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाएंगी। तो पहले तो हम एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। पहले तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कौन से बच्चे रहते हैं या कौन रहता है उसके बारे में समझते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो बच्चे रहेंगे, मान लेते हैं कोई एक बच्चा जो है 10th क्लास में है, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ पा रहा है, वो चीज़ें समझ पा रहा है। एक दूसरा बच्चा है उसी एज का 10th क्लास में, लेकिन वो चीज़ें जो है समझ नहीं पा रहा। तो वो पर्सन जो समझ नहीं पाता चीज़ों को, मतलब स्टडी करने में समझने में दिक्कत होती है, उस बच्चों को जो है या तो उस पर्सन को जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो उनके लिए जो है दिशा इम्प्लीमेंटेशन करने की बात चल रही है। अब ये दिशा क्या है, दिशा एक तरह का नेशनल वाइड स्टैंडर्ड मॉडल है जिसके अंतर्गत एजुकेशन जो है डिलीवरी की जाती है ऐसे स्पेशल बच्चे को जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन, मैंने आपको इधर लिख के भी दे दिया, जो भी पर्सन डिफिकल्टी होती है लर्निंग अंडरस्टैंडिंग थिंग्स दैट अदर्स कैन डू इजीली, तो ये जो बच्चे रहते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं। तो उनके लिए एक देख सकते हो कि दिशा जो है
इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला गया, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रक्चरल एजुकेशन सिस्टम बन पाएगा जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी 2-3 चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 और फिर 10, ये दोनों के अंदर जो है सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। आप देख सकते हो ये टीचर जो है अच्छे से बच्चे को जो है ध्यान दे रही है, जो कि अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, तो इसको जो है अलग से जो है पढ़ाया जा रहा है, या इनके लिए जो है अलग से जो है पढ़ाई का चीज़ें निकाले जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल हमारे लिए रहता है, हमारे लिए थोड़ा अलग रहेगा, इनके लिए थोड़ा अलग से जो है चीज़ें जो है बनाई जाएंगी, ठीक है। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने पार्टनर किया है अलायंस ग्रुप के साथ, और दोनों जो है 50-50% का जो है जॉइंट वर्चुअली पार्टनरशिप किया गया है। और बात करें कि इनका काम क्या रहने वाला है कि ये डोमेस्टिक इंश्योरेंस देने का काम करेंगे, जिसकी वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट है दोनों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अभी के टाइम पे ये अप्रूवल लेने गए हैं RIDI के पास, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो है देख सकते हो इनके पास गए हैं क्या करने के लिए, इनके पास गए हैं अप्रूवल लेने के लिए। और अब इनको अप्रूवल मिलने के बाद ये अपना खुद का जो है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड और अलायंस फाइनेंस जो कि यूरोप बेस्ड कंपनी है, दोनों मिलकर जो है एक जॉइंट वेंचरी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट न्यूज़ में। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ा हुआ था कि यूएई और इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट काउंसिल हो रहा था, जिसके अंदर स्टार्टअप सीरीज आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था स्टार्टअप सीरीज। तो उसी का एक थोड़ा कंटिन्यूशन वर्जन है, जिसके अंतर्गत इन्होंने पार्टनर किया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर महामा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि BHU का। तो दोनों पार्टनर क्या करने वाले हैं कि इंडिया और फिर यूएई का जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे, ठीक है। तो मेन फोकस ये है कि टायर 2 और टायर सिटीज़ में बढ़ाया जाए, और जो यूएई का जो मेंटरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ जो है इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे पाए। ये पूरा का पूरा प्लान है। ये इवेंट के बारे में बात करें तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये इवेंट हुआ था, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे देना। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश रिलीफ कमीशन फोर्स ने जो है पार्टनर किया है UN प्रोग्राम इंडिया के साथ, और UNDP प्रोग्राम इंडिया के साथ, समझ सकते हो क्या करने के लिए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक तरह से मल्टी टायर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसकी वजह से डिजास्टर जो है पहले पता लगाया जाए। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जिसके अंतर्गत कवरेज किए जाएंगे। टोटल पैसे के बारे में बात करें, टोटल बजट रखी गई है 19.99 करोड़। ये भी चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है, टोटल 3 साल के लिए ये पैसे जो है रखे गए हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़े तो यूक्रेन के एक नए PM चॉइस किए गए हैं। यूक्रेन का पता ही होगा अभी भी वॉर चल रहा है रशिया के साथ, तो ये नए PM चॉइस हुए हैं, और ये फर्स्ट PM है जब से रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ है 2022 से। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा कुछ पढ़ लेना, ठीक है। ये लेसन बोर्ड में आता है, तो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक बार से बस देख लेना, क्योंकि फर्स्ट PM है जो कि रशियन यूक्रेन वॉर के बाद बने हैं। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी दीपक भल्गा मिलेगा। दीपक भल्गा जी के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे नहीं, पहले ये फॉर्मर MD and CEO की तरह काम करते हैं इन्वेस्ट इंडिया में। इसके साथ ही जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, यहाँ पे भी जो है एक्स प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे। अभी इनको जो है मिशन डायरेक्टर बनाया गया है अटल इनोवेशन मिशन का, ठीक है। और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पता होगा, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। आपको ये पुराने कहाँ पे इन्होंने काम कर रहे थे ये भी चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या होगा कि पूछा जाता है कि प्रीवियसली कहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देते हुए चलना है। अगर बात करें दीपक बल्गा की बारे में बात करें, या दीपक जी के बारे में बात करें, तो ये जो है ग्लोबल स्टैटिस्टिक विजन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन जो है करने वाले हैं इनोवेशन में। इसी के लिए जो है इनको मिशन डायरेक्टर बनाया गया, किसमें, अटल इनोवेशन मिशन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से ध्यान देते हुए चलना। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसे मिल जाएगा, कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, उसके साथ प्रीवियसली कौन सा पोजीशन हेल्ड कर रहे थे, कौन पर्सन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेबल में मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये आ रहा है रिजाइनेशन की तरफ से, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, वो मिलेगा आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी के टाइम पे कौन थे, क्योंकि ये अभी निकल गए हैं, जगदीप धनखड़ जी जो है, देख सकते हो ये जो है अभी के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया में। और ये जो है राज्यसभा के जो है चेयरमैन भी है। राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए कुछ अलग से इलेक्शंस नहीं होते, जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है उन्हीं को जो है एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है कि इनको डायरेक्टली जो है ये चेयरमैन बन जाते हैं जो राज्यसभा है उसका, ठीक है। तो इन्होंने ये जाने के बाद अभी के टाइम पे एक्टिंग
वीपी के तौर पे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो है एचएन सिंह को रखा गया है। एचएन सिंह के बारे में बात करें तो ये जो है डिप्यूटी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उसके नीचे डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, तो उनको अभी टेम्परेरी टाइम के लिए संभालने के लिए दिया जब तक नया अपॉइंटमेंट ना हो जाए। नया अपॉइंटमेंट जो है 60 दिन के अंदर ही होना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये रूल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है कि 60 दिन के अंदर ही जो है अपॉइंटमेंट होना पड़ता है, तो बिफोर सितंबर 19 2025 के पहले ही जो है करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर बात करें, ये जो है 14 वीपी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली, और कारण क्या था कि इनका कुछ हेल्थ इशू था, उसकी वजह से जो है इन्होंने रिटायरमेंट ली। इन्होंने रिटायरमेंट लेते समय जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में थामा, अंडर आर्टिकल 67A के अंदर का, ये चीज ध्यान देना। टोटल इन्होंने 3 साल काम किया, वाइस प्रेसिडेंट का टर्नओवर टोटल 5 साल का रहता है, लेकिन इन्होंने टोटल 3 साल काम किया, उसके बाद ये रिजाइन कर दिए अपने पोस्ट से, ठीक है। और मैंने बता रहा था कि एचएन सिंह जो है वो अभी के टाइम पे डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, तो इनको भी टेम्परेरी टाइम के लिए जो है अपॉइंट किया गया एज अ वीपी अंडर आर्टिकल 91, ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। अगर बात करें कि जो ये धनखड़ जी थे, धनखड़ जी जो थे ये 3rd नंबर पे थे जिन्होंने रिजाइन किया एज अ वीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले 2 लोग का नाम आपको याद रखना है, एक तो आपको मिलेंगे वीवी गिरी जी, वीवी गिरी जी ने भी रिजाइन कर दिया था अपना टर्म पूरा होने से पहले। वैसे ही जो है आर वेंकटरमन, इन्होंने भी जो है रिजाइन कर दिया था, तो ये 2 पर्सन के नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट में बढ़े तो गीता गोपीनाथ के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ये जो थे, ये तो एक तो पहले वुमेन थे जिन्होंने IMF में चीफ इकोनॉमिक्स रोल जो है संभाला था 2019 में, ये आप देख सकते हो, ये वो पर्सन है। और इसके साथ ही ये जो है फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी, ठीक है। तो अब इन्होंने जो डिप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट से जो है इन्होंने रिजाइन ले लिया, और अब ये बोल रही है कि मैं जो है अब आराम से हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाऊंगी एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसीलिए जो है इन्होंने स्टेप लिया है, ये इनका कहना है। तो ये रिजाइनेशन हमने 2 कंप्लीट कर लिए। अब चलते अवार्ड्स के ऊपर। तो 2 तरह के अवार्ड्स है, एक तो है नेशनल जियोस्फेरिकल पार्टिशनर्स अवार्ड, और फिर दूसरा मिलेगा ओपन सोर्स GIC कोरेंट अवार्ड। तो ये दोनों का दोनों अवार्ड जो है इसरो के जो फॉर्मल चेयरमैन थे किरण कुमार, AS किरण कुमार, इनके द्वारा दी गई हैं, और ये तेलंगाना का जो डिस्ट्रिक्ट है इसको दिया गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना को डिस्ट्रिक्ट को दिया गया कारण कि इनका जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फ्लड प्रोडक्शन, इंटर डिपार्टमेंट डेटा इंटीग्रेशन, और फिर एग्रीकल्चर इंटरवेंशन के लिए। तो इनका जो ज्योग्राफिकल डेटा जो देने वाला सिस्टम है वो बहुत अच्छा है इस डिस्ट्रिक्ट का, जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। किसने कलेक्ट किया है? जितेश V पाटिल ने जो है इस अवार्ड को कलेक्ट किया गया है। इस आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। कुछ अदर्स अवार्ड्स भी हैं, उसको भी आपको थोड़ा पढ़ना है, जैसे कि श्री लमन तेलंगाना हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी को जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। उसके साथ ही जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसको जो है आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन फॉर ओपन सोर्स के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो ये 2 अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है WSIS चैंपियनशिप अवार्ड। इसका नाम क्या हुआ? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड, जो कि डिजिटल सेंट्रिक में अच्छा काम करता है ग्लोबली, उनको दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, और ये मेरी पहचान ऐप को दिया गया है। मेरी पहचान ऐप यहाँ से देख सकते हो। मेरी पहचान ऐप के बारे में बात करें तो इसको डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो है पार्टनर किया है NIC के साथ। NIC मतलब क्या हुआ? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ पार्टनर करके जो है इस ऐप को बनाया गया है, और इस ऐप को जो है अवार्ड मिला है WSIS चैंपियनशिप अवार्ड। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? कि जो डिजिटली जो है अच्छा काम करता है ग्लोबली फेज में, उनको दी जाती है। और ये अवार्ड जो दी गई है, कैटेगरी आपको याद रखना है, इसकी कैटेगरी आपको मिलेगी कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया। ये कैटेगरी आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ये भी आपको ध्यान देते चलना है। इस अवार्ड के बारे में बात करें तो इस अवार्ड को जो है सुजाता जैन को दिया गया है, जो भी अभी के टाइम पे सीनियर डायरेक्टर है NIC के, और जो सर्टिफिकेट है वो राजीव रंजन सिंह को दिया गया है, ठीक है। मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह को दिया गया है दिल्ली में। ये ऐप का क्या क्या खास बात है वो थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव रूरल गवर्नेंस है, उसका रियल टाइम सिटीजन पार्टिसिपेंट है, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड कंटेंट, बेटर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ विलेज। ये सारी चीज़ें होने की वजह से जो है इस ऐप को अवार्ड
मिला है। बस इतना सा ही न्यूज़ है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, पहली चीज़ तो इस ऐप को बनाया किसने है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, किस किस को दिया गया, 2% के नाम आपको याद रखना है, और कौन से कैटेगरी अंतर्गत दिया गया है, ये सबको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हो रहा था, जिसमें आपको इंडिया की तरफ से 6 मेडल मिलेंगे। उसमें 3 जो है गोल्ड मेडल दिए गए हैं, तलवर, फिर गुप्ता जी और उसके साथ आदित्य को जो है ये गोल्ड मेडल दिया। ये 3% का नाम याद रखना है। इंडिया का रैंक आपको 7वें नंबर पर मिलने वाली है, और ये इंपॉर्टेंट जो है लेसन बोर्ड में आता है, ये न्यूज़ जो है लेसन बोर्ड में आता है, मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दे दिया है। अब चलते डिफेंस के न्यूज़ के ऊपर। तो डिफेंस के न्यूज़ में बड़े तो एक तरह ट्रायल नहीं होना चाहिए था, ये डिलीवरी होनी चाहिए थी। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ में सही कर दूंगा, ये डिलीवरी होनी चाहिए थी। तो ये INS अजय, इसका नाम आप देख सकते हो, ये देख सकते हो P34, यहाँ पे लिखा है P34। तो ये INS अजय को जो है डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को, और किसने डिलीवर किया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया गया है, जो कि कोलकाता बेस्ड डिफेंस PSU है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये जो है 2019 अप्रैल में जो है टोटल 8 शिप का जो है साइन किया गया था, टोटल 6,311 करोड़ रुपये में, ठीक है। तो ये 6 जो शिप जो साइन किए गए थे, उसके अंतर्गत ये INS अजय को जो है अभी डिलीवर किया गया है, ठीक है। तो इसका काम क्या होने वाला है कि इसका काम होगा कि जो एनिमी सबमरीन है उसको टारगेट करने का, और जो पुराना अभय जो क्लास था उसको रिप्लेस करेगा। ये जो 8 जो मैंने शिप के बारे में बता रहा हूँ, ये 8 शिप के नाम आपको एग्जैक्टली याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि ये 8 शिप में से कौन सा शिप नहीं है। तो इसके नाम आपको याद रख लेना है, INS अर्नला, INS अनजिप, अंजादीप, उसके साथ INS अमिनी, INS अग्री, ये सारी चीज़ जो भी नाम है, INS अक्षय, INS अभय, ये सारे नाम आपको याद रखते हुए चलना है। अभी के टाइम पे INS अजय को जो है डिलीवर किया गया। अब बढ़ते हैं ट्रायल के ऊपर। आकाश प्राइम जो कि एक तरह का सरफेस टू एयर मिसाइल है, देख सकते हो कि सरफेस से छोड़ा जाएगा और एयर में अगर कोई प्लेन उड़ रहा हो तो उसके ऊपर टारगेट करेगा, तो इसके लिए इसको बोला जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको जो है टेस्ट किया गया है बाय द इंडियन आर्मी, और इसको ईस्टर्न लद्दाख में जो है टेस्ट किया गया है। और इसके बारे में बढ़े तो इस मिसाइल ने क्या किया कि दो हाई स्पीड एरियल अनमाइंडेड जो है, अनमाइंडेड मतलब क्या, यूएवी को जो है गिराया है, और इसका अटैक के बारे में बात करें तो ये मीडियम रेंज अटैक कर सकता है, ठीक है। टोटल 30 किलोमीटर तक जो है ये डिस्टेंस में जो है अटैक कर सकते हैं मीडियम रेंज में, ठीक है। इसके बारे में पढ़े तो इसको DRDO ने, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, उसके बाद BDL और फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया, इस मिसाइल को डेवलप किया गया। और इस मिसाइल की टेस्टिंग अभी कहाँ पे हुई है, लद्दाख में हुई है। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, कहाँ पे डेवलप्ड हुआ है, इसकी रेंज कितनी है, और कहाँ पे जो है टेस्टिंग हुई है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरह क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल था, और इसी के साथ जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। PDF के बारे में बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहे सरकारी चैनल, और शॉर्ट में और क्रिस्प में अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अपने दोस्तों को बता देना कोई माइंड मैपिंग में और करंट अफेयर्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे भी रहा है और पढ़ा भी रहा है, और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो वीडियो अभी के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा शाम को RBI का जो सर्कुलर है उसके ऊपर आने वाला है। सो वीडियो अभी मिलते रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय।